आज की डेट में तुम्हें हर यूट्यूबर अपना कोई ना कोई कोर्स बेचता हुआ दिख जाएगा, जो कि कोई गलत नहीं है। बट प्रॉब्लमेटिक उसके अंदर ये चीज है कि कोई भी बंदा 5 या 10 करोड़ के रेवेन्यू से ऊपर कोर्सेज लाइन के अंदर बढ़ ही नहीं पाता है, क्योंकि हर यूट्यूबर एक दलदल में फंसा पड़ा है कि भैया पैसे को कमाओ और लेके घर बैठ जाओ, उसको री इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि अगर गलती से भी री इन्वेस्ट कर दिया तो शायद गलती से एक एम्पायर बन जाएगा। मैं अभी इस टाइम पे इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, जिसको कुछ लोग शिक्षा का मंदिर बोलते हैं और कुछ लोग उसको बिजनेस बोलते हैं, पर मेरी नजर में वो चीज एक एम्पायर है। मैंने जिस कॉलेज कैंपस के अंदर पढ़ाई करी है ना, उसके अंदर सिर्फ 4000 बच्चे पढ़ते थे, और यहाँ एलपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी 4500 की तो फैकल्टीज हैं, और इनकी यूनिवर्सिटी के अंदर 35000 बच्चे पढ़ते हैं। इनका कैंपस लिटरली इतना बड़ा है कि आप लोग पूरा दिन लगा के भी इनके कैंपस को एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। 600 एकड़ की तो इनकी यूनिवर्सिटी है और 300 एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड अलग से है। 50 देशों से इस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे पढ़ने आते हैं, और इसके फाउंडर ने शुरुआत पता कैसे की थी? मिठाइयां बेचने से। मुझे इनके कॉलेज के अंदर घूमने का और इनके कुछ फैकल्टी से बात करने का मौका मिला था, और मेरा पूरा एजेंडा सिर्फ एक ही था कि भैया इतना बड़ा एम्पायर बनाया कैसे है। कहा मिठाई बेचने से शुरू किया था, और आज की डेट में आप लोग एक एम्पायर ओन करते हो। आपने ऐसी क्या क्या चीजें करी थी जिसकी वजह से आप लोग ये एम्पायर को बना पाए हो, और ऐसे इनकी यूनिवर्सिटी में क्या चीज है जिसके अंदर 35000 बच्चे पढ़ते हैं। थोड़ा सा रिसर्च करके मुझे पता चला कि इन्होंने पहले दिन ही एक यूनिवर्सिटी नहीं बनाई थी, इन्होंने पहले एक कॉलेज बनाया था जो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर आता था, और उसका नाम था IIM, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। और इनके पुराने कॉलेज के अंदर कोई खास यूएसपी नहीं थी, बस इतने सारे कॉलेजेस की भीड़ के अंदर एक और कॉलेज ऐड हो गया था, जिसके अंदर बच्चे जाना भी नहीं चाहते थे और जा भी नहीं रहे थे, क्योंकि इनके पुराने कॉलेज के अंदर ऐसा कुछ खास नहीं था जिसके लिए बच्चे इनके कॉलेज में पढ़ने जाए। और इसका रीजन यही था कि ये लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर आते थे, तो इनके कॉलेज के अंदर के सारे रूल्स, टाइमिंग, सिलेबस, करिकुलम सब कुछ पीटीओ प्लान करता था। इनके हाथ में लिटरली कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ एक पपेट की तरह बिहेव कर रहे थे। तो इन्हें समझ आया कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें अपग्रेड करना पड़ेगा और हमें इस बाउंड्रीज को तोड़ना पड़ेगा जो पीटीओ ने इनके सराउंडिंग्स में लगा रखी है। तो इन्होंने सोचा कि खुद की यूनिवर्सिटी बना लेते हैं, जिसको बनाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश करी पर बना नहीं पाए, क्योंकि आप लोग अगर आज डिसाइड करते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी ओपन करनी है तो आप लोग कर नहीं सकते हो। आपको कोई भी यूनिवर्सिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और उनको परमिशन बहुत ही लेट से मिली थी। 2001 के अंदर इन्होंने अपने कॉलेज को शुरू किया था, और 2005 में जाके इनको यूनिवर्सिटी की परमिशन मिली थी। 2006 के अंदर जाके इन्होंने पहली बार अपने ऑपरेशंस को शुरू किया, और शुरू करने से पहले इन्होंने IIM का नाम बदल के LPU रख दिया था, जो कि आज की डेट में इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। और इन्होंने सिर्फ 2006 में शुरू किया था, और आज की डेट में हर साल लिटरली 35000 बच्चे यहाँ से पढ़ रहे हैं। और ये चीज सुनने के बाद मेरे को क्यूरियोसिटी तो बहुत हुई थी कि भैया यहाँ पे चल क्या रहा है। तो मैं घूम घूम के देख रहा था कि ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को अट्रैक्ट कर रही होंगी। तो थोड़ी सी रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि ये यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा वैल्यू देती है। इवन जो ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा है ना, वो भी इन्हीं के कॉलेज से पास आउट है। इनकी यूनिवर्सिटी के अंदर अंत साइज ग्राउंड्स है, शूटिंग रेंज है, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, और भी काफी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए सारे इक्विपमेंट्स हैं। और सोचो, जब भी ये लोग ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बनवा रहे होंगे तब तो इनके कॉलेज में कोई 35000 बच्चे नहीं होंगे, फिर भी इन्होंने इतना मैसिव स्विमिंग पूल बनाया, क्योंकि इनके माइंड में एक विजन था कि भैया जाना कहां पे है। इन्होंने पहले दिन से इन्वेस्टमेंट को बहुत प्रायोरिटाइज करके रखा है कि भैया जहां पे इन्वेस्टमेंट लग सकती है वहां पे लगाई जा रही है, जिससे एक एम्पायर बनाने की शुरुआत की जा सके। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और इनके कुछ टीचर से मिला, क्योंकि मेरे को सिर्फ धंधे की बात समझ आती है, मुझे कोई स्पोर्ट्स में खास इंटरेस्ट तो है नहीं। तो मैंने इनके टीचर से जाके सिर्फ 2 सवाल पूछे जो मेरे काम के थे। पहला और सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि भैया मैक्सिमम बच्चे अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए कॉलेजेस को छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार कॉलेजेस के फालतू असाइनमेंट है, इनका फालतू का वर्कलोड है, और ये आपके स्टार्टअप के ऊपर फोकस करने से आपका ध्यान भटका रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा LPU के अंदर स्टार्टअप करना चाहता है तो LPU उनकी कैसे मदद कर रहा है। और उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन ये पूछा कि अगर मैं स्टार्टअप करना चाहता हूं तो मुझे LPU के अंदर एडमिशन क्यों लेना चाहिए, LPU मुझे ऐसी क्या लेवरेज देगा कि मेरे को उसमें एडमिशन लेना चाहिए। और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, उनके पास पूरी एक लिस्ट थी कि LPU के अंदर एडमिशन क्यों लेना चाहिए। मैं उसके अंदर से मेन 3-4 पॉइंट बता देता हूँ। ये लोग स्टडीज के साथ साथ बच्चों को इन्वेस्टमेंट करना भी सिखाते हैं, ये बच्चों के डीमेट अकाउंट बनवाते हैं, उसके अंदर खुद से 10-10 हजार रुपए लोड करते हैं, और उनके बाद बोलते हैं कि भैया जाके इन्वेस्ट करो। और क्योंकि पैसा तो कॉलेज वालों ने दिया तो लॉस होने का भी कोई डर नहीं होता, और अगर प्रॉफिट हो गया तो वो तो और ही बढ़िया बात है। तो इस पूरे प्रोसेस की वजह से बच्चे रिस्क मैनेजमेंट भी सीख जाते हैं। और दूसरा पॉइंट इनका ये था कि अगर कोई बच्चे के पास वैलिड स्टार्टअप आइडिया होता है और वो उसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो कॉलेज वाले उसको रोकते नहीं है, बल्कि वो अपने पास से उनको फंडिंग देते हैं कि जाके ये पैसा इन्वेस्ट करो और अपना स्टार्टअप बिल्ड करो। और वो बिल्ड करवाने के साथ साथ आप लोगों को अपने टीचर से मेंटोरशिप भी दिलवाते हैं, जिससे आप लोग आने वाले टाइम के अंदर काफी गलतियों को स्किप कर दो। आपको पहले पता हो कि क्या चीजें नहीं करनी है, जिससे आपका स्टार्टअप बनाने की जर्नी और ज्यादा इजी हो जाए। तीसरा, अगर कोई बच्चा स्टार्टअप का आइडिया लेके नहीं आया हुआ बट फिर भी उसको बिजनेस सिखाना है तो ये लोग इंटरनल इवेंट्स करवाते हैं। आपको आगे बोल
बोलते हैं कि भैया कोई भी प्रोडक्ट चूज कर लो, 10 दिन बाद इवेंट होने वाला, आपको उसके अंदर पार्टिसिपेट भी करना और आपका खुद का प्रोडक्ट बना के बेचना भी है। तो इस तरह की एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर करके बच्चों को बिजनेस के बारे में नॉलेज मिलनी शुरू हो जाती है और वो उसके अंदर आगे बढ़ने लग जाता है। और इनका चौथा और सबसे मेन पॉइंट मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि ये चीज मैंने खुद फेस करी है कि भैया आपको अपना को फाउंडर नहीं मिलता। ये यूनिवर्सिटी आपको आपका को फाउंडर दिलवाने में भी मदद करती है। समझो मैं एमबीए कर रहा हूँ और मेरे माइंड के अंदर एक स्टार्टअप आइडिया है कि मेरे को ना फाइनेंस रिलेटेड एक ऐप बनवानी है, बट ना ही मुझे ऐप बनानी आती है और ना ही मेरे पास कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड नॉलेज है। तो मेरे को ये दो लोग चाहिए होंगे जो मेरी मदद कर सके। तो ये यूनिवर्सिटी आपको उन बच्चों से कनेक्ट करवाएगी जो दूसरी फील्ड्स के अंदर स्टार्टअप करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक टेक्निकल फील्ड वाला है, बीटेक कर रहा है और उसको स्टार्टअप शुरू करना है, और एक एमकॉम के अंदर बच्चा है जिसके पास अकाउंट्स की बहुत क्रेजी नॉलेज है और उसको भी स्टार्टअप करने का मन है, बट पता नहीं है कि करना क्या है। तो ये तीनों लोग अपना एक ग्रुप बना सकते हैं। जिसके पास ऐप की नॉलेज है वो ऐप बना देगा, जिसके पास फाइनेंस की नॉलेज है वो फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन पुट करवा देगा, और एमबीए वाला उस पूरी टीम को लीड करके उसको एक बिजनेस की तरह पुश करेगा। तो आप लोगों की जो स्टार्टअप की टीम बनती है वो भी आप लोग यूनिवर्सिटी से शुरू कर सकते हो। और ये सारी चीजें जानने के बाद मेरी इनकी एक और टीचर से बात हुई। We all know that the next pandemic is about the mental health. So there's a lot of organizations and universities trying to stop that aspect coming into the real aspect. But here we are exactly implementing at Lovely, at Mittal School of Business. We are practicing it in a real field. ये लोग लिटरली मेंटल हेल्थ की क्लासेस दे रहे हैं, जो चीज कितनी नेसेसरी है लोगों को समझ नहीं आता। आधे से ज्यादा कॉलेज के अंदर तो टीचर्स की मेंटल हेल्थ हिली हुई है और ये लोग बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। इनके टीचर से मुझे बात करके समझ आया कि ये लोग यूनिक तो डेफिनेटली है, पर ना यूनिकनेस काफी नहीं है। आप लोगों के पास लिटरली 4,500 लोगों का स्टाफ है, 35,000 बच्चे पढ़ते हैं और उसकी मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। किसी बच्चे को एक बार यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन दिलवाना मुश्किल नहीं होता, उसको संभालना मुश्किल होता है, क्योंकि वो बच्चा अगले 4 सालों तक आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर रहने वाला है। तो इनकी मैनेजमेंट कैसी है इस चीज को एक्सप्लोर करता हूँ। मैं इनकी लाइब्रेरी के अंदर चला गया। बच्चों को पढ़ने के लिए क्या चाहिए? बुक्स। इनके पास 2 लाख फिजिकल बुक्स हैं, 2 ही लाख डिजिटल बुक्स है। एंड इन बुक्स को संभालने के लिए कितना स्टाफ जाता है पता है? बहुत कम, क्योंकि इन्होंने डिजिटलाइजेशन कर रखी है। अगर मैं इस बुक को चोरी करके यहाँ से नहीं जाऊँगा ना तो ये लोग मुझे गेट पे पकड़ लेंगे एंड आई विल शो यू गाइस। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हम पकड़े जाएंगे अगर हम चोरी करते हैं तो। और इससे पहले मुझे कोई गाली दे, मैं जाके वापस कराता हूँ, ठीक है? और ये सारी टेक्नोलॉजी से अगेन पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट का। इनकी यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ एक मशीन है जो लिटरली 1.5 करोड़ रुपए की है। और इनकी यूनिवर्सिटीज के अंदर कंप्यूटर देखो, यहाँ पे विंडोज कंप्यूटर नहीं मिलेंगे आपको, लिटरली मैकबुक दिया जाता है। ये सब देखते देखते ना शाम हो चुकी थी और मैं इनके कैंपस के अंदर ना नॉर्मली वॉक कर रहा था और मेरे को ना एक अजीब सी गाड़ी भागती हुई दिखी। तो जब तक देखता वो काफी दूर चली गई थी और मैं उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। तो मैंने किसी से पूछा यार यहाँ से कुछ गया था, क्या था वो? तो वो आदमी बोलता कि यार बच्चों ने बनाया होगा, शाम हो चुकी है, सारे बच्चे इस टाइम पे अपनी इन्वेंशन लेके टेस्ट करने निकल जाते हैं। और ऐसी 1-2 चीजें नहीं थी, लिटरली वहां पे लोग अपनी अपनी इन्वेंशन लेके खड़े थे और उसकी टेस्टिंग कर रहे थे। ये एलपीयू वाले बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि भैया जाके अपनी अपनी इन्वेंशन बनाओ और उसको रात को जाके टेस्ट किया करो। और जिन बच्चों के पास कुछ भी बनाने के लिए पैसे नहीं होते, वो पैसा भी कॉलेज वाले प्रोवाइड कर देते हैं कि भैया तुम लोग सिर्फ माथा मारो। और सिर्फ इसी रीजन की वजह से एलपीयू यूनिवर्सिटी को एक वरदान मिला हुआ, जिसकी वजह से इनकी एकदम फ्री मार्केटिंग हो रही है, जिसको मैं आगे बताता हूँ। तुम लोग पीछे एक रोबोट देख रहे होगे, ये रोबोट लिटरली इनके स्टूडेंट्स ने बनाया है। ये बड़ी सी चीज लिटरली एलपीयू यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ी है, जिसको देख के कितने सारे बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं। आपने बदले में क्या किया? आपने बच्चों को मोटिवेट किया कि भैया जाके इन्वेंशन करो, आपने उनको ग्रांट दिया, सही एजुकेशन दी। आपने क्या गलत किया? आपने हर वो चीज करी जो एक यूनिवर्सिटी को करनी चाहिए थी और उनका फर्ज बनता था। बस आपने एक चीज अलग कर ली कि आपका जो फर्ज बनता था आपने उसको दिल से निभाया और आपने यूनिवर्सिटी के बच्चों को प्रोमोट किया कि भैया जाके इन्वेंशन करो। और जब भी आप लोग दिल से कोई चीज करते तो आपको बदले में वरदान मिल जाता है, जो सालों साल आपकी फ्री मार्केटिंग करके देते हैं। इनका ये रोबोट सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गया था, जिसकी वजह से लोग एलपीयू के अंदर एडमिशन ले रहे हैं। और यूनिवर्सिटी की इन एक्टिविटीज की वजह से ना बच्चे काबिल बहुत बन जाते हैं। इनकी यूनिवर्सिटी के अंदर लिटरली 2000 से ज्यादा कंपनीज हायरिंग करने आती हैं। उसके अंदर से 1000 कंपनियां तो वो है जो 5 लाख से भी ज्यादा का पैकेज देती है। और इस 2000 के नंबर में से 350 कंपनियां वो भी है जो एलपीयू के अंदर से भी हायरिंग कर रही है, आईआईटी में से भी कर रही है और आईआईएम से भी कर रही है। और इनकी यूनिवर्सिटी के अंदर हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज लिटरली 3 करोड़ रुपए का गया
गया है और हाईएस्ट नेशनल पैकेज 64 लाख रुपीस का गया है। और इनको इतनी हाई सैलरी पता है क्यों ऑफर होती है? क्योंकि इनके स्टूडेंट्स ना फ्रेशर नहीं होते हैं, इनके स्टूडेंट्स के पास पहले से 3-3 साल का एक्सपीरियंस होता है। सबसे पहले ये लोग अपने सिलेबस को ऑलमोस्ट हर साल चेंज करते हैं और जाके बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ बैठ जाते हैं और उनसे जाके पूछते हैं कि भैया आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर तुम लोग किस फील्ड के अंदर हायरिंग करने वाले हो। अगर तुम्हें बीटेक स्टूडेंट चाहिए तो तुम्हें कौन सी लैंग्वेज प्रेफरेबल है। फॉर एन एग्जांपल अगर वो बोलते हैं कि भैया हम जावा के अंदर हायरिंग करने वाले हैं आने वाले 2 से 3 साल के अंदर, तो ये लोग अपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को जावा पढ़ानी शुरू कर देते हैं और दूसरे साल से उनको इंटर्नशिप दिलवाना शुरू कर देते हैं। वो बच्चा अपने कॉलेज के साथ साथ दूसरे साल से इंटर्नशिप शुरू कर देता है और जब उसका कॉलेज पास आउट होता है तो उसको 3 साल का एक्सपीरियंस होता है। और इनकी यूनिवर्सिटी के अंदर ना एक और खास बात है कि ये ना बच्चों की डिजिटल प्रोफाइल बनवा देते हैं। ये सीवीज देख के हायरिंग तो पहले के जमाने में होती थी जो सबको पता है। आज की डेट में कंपनियां मैक्सिमम हायरिंग डिजिटल प्रोफाइल को देख के करती है और आपकी रैंकिंग को देख के करती है। और जिन भी बच्चों की रैंकिंग सबसे ज्यादा अच्छी होती है डायरेक्टली कंपनीज उनको हायर कर लेती है। इस यूनिवर्सिटी की ना हमेशा कोशिश रहती है कि ये ना मैक्सिमम टेक्नोलॉजी से खुद को अपग्रेड करते रहे, क्योंकि अगर ये खुद को अपग्रेड करेंगे तभी ये बच्चों को कुछ सिखा भी पाएंगे। इनके पास यूनिक एजुकेशन होगी, यूनिक मार्केटिंग आइडियाज होगी, इनकी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसी तीनों चीजों को मिला के ना एक एम्पायर बिल्ड होता है। पर जब इतने सारे बच्चे आ चुके हैं तो उनको मैनेज कैसे करेंगे? एक यूनिवर्सिटी के अंदर अलग से शहर थोड़ी बसा देंगे? बट मजाक से हटके बताऊं तो इन्होंने बसा रखा है। यार इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और मैं घूम घूम के परेशान हो चुका हूँ कि खत्म कैसे होगी। तो मैं घूम घूम के बोर हो चुका था तो मैंने बोला यार आसपास कोई मॉल है तो वो बता दो, वहाँ चले जाते हैं। तो मैं मॉल में आ चुका हूँ और गैस व्हाट, ये मॉल कहाँ है? ये लिटरली कॉलेज के अंदर है। ये पूरा मॉल कॉलेज के अंदर है भाई। यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग लिटरली पेंसिल से लेके मोबाइल रिपेयर तक सब कुछ मिल जाएगा। जूते लेने या फिर बाल कटवाने, कचौरी लेनी है या फिर कपड़े लेने हैं, भाई हर चीज यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर मिल जाती है क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर खुद का मॉल है। कि यूनिवर्सिटी के अंदर 220 से ज्यादा तो कैफे है जिसके अंदर आप जाके खाना खा सकते हो। अभी मैं इनको यूनिवर्सिटी नहीं बोल रहा, मैं इनको लिटरली एक एम्पायर बोल रहा हूँ। ये सारी चीजें जानने से सिर्फ ये चीज समझ आती है कि आप लोगों को सिस्टम से चलना होगा, आप लोगों को कॉन्स्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना होगा। आपको कोई भी चीज ये चीज सोच के नहीं बनानी है कि आज की डेट में हमारे सर्वाइवल के लिए इनफ है। आपको हमेशा फ्यूचर प्रोजेक्शंस करनी है। जैसे उन्होंने स्विमिंग पूल बनाया तो वन ऑफ द बिगेस्ट स्विमिंग पूल बनाया, शूटिंग रेंज बनाई तो छोटी नहीं बनाई, बहुत बड़ी शूटिंग रेंज बनाई। और जब आप ये सारी चीजें करते हो और मार्केट के अंदर वो चीज डिलीवर करते हो जिस चीज का आपने प्रॉमिस किया है तो ब्रांड लॉयल्टी बनती है। और जिस जगह पे ब्रांड लॉयल्टी है वहीं पे धंधा है।